गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेमेस्टर 5 CFA। कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने आपसे कहा था कि इंट्रोडक्शन हमारा हो गया सिलेबस का, और जो चेंज है वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो फ्रॉम दिस वीडियो वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर विच इज अमालगमेशन ऑफ अकाउंट्स। संयोजनના હિસાબો જે ચેપ્ટર છે તે આપણે ભણવાનું ચાલू કરીશું। वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू हैव 6 चैप्टर्स, आपके 6 चैप्टर्स हैं जिसमें 4th नंबर का अमालगमेशन है। प्रोसेस 1, 2 और 3 हम एक साथ में ही करेंगे क्योंकि एक दूसरे के साथ लिंक है, और अगर आपको अमालगमेशन आता है तो आपका एब्जॉर्प्शन का बहुत सारा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाता है। सो अमालगमेशन को स्टार्ट करने का ओरिजिनल रीजन ये है। सो लेट्स स्टार्ट अमालगमेशन ऑफ अकाउंट्स। अमालगमेशन ऑफ अकाउंट्स में जो चीज़ें हमें सीखनी है, तो सबसे पहले मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करवा देती हूँ कि किसे अमालगमेशन कहते हैं और किसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो जैसे कि अगर हम अमालगमेशन की बात करें, संयोजन किसे कहते हैं, तो बहुत एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। सपोज कंपनी एक्स है जो अमालगमेट करती है कंपनी वाई के साथ, तो कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई अमालगमेट यानी कि एक दूसरे के साथ मिलके एक तीसरी और नई कंपनी क्रिएट करती है जिसका नाम है जेड। तो दिस इज कॉल्ड अमालगमेशन। दिस इज अ वेरी सिंपल मीनिंग और वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। एक्स कंपनी एक्स है, कंपनी वाई है, जेड कंपनी नई बनती है जिसमें एक्स और वाई दोनों के एलिमेंट्स हैं यानी कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, लेकिन वो एक नए नाम के साथ बनती है, एक नए फॉर्मेशन के साथ बनती है। जैसे कि अगर हम रिसेंट एग्जाम्पल ले तो कंपनी एक्स यानी कि एक कंपनी है वोडाफोन जो आइडिया के साथ मर्ज यानी कि आइडिया के साथ अमालगमेट होती है और एक नई कंपनी बनती है जिसका नाम है वीआई, राइट। सो वीआई हैज़ वी वोडाफोन, आई आइडिया, लेकिन कंपनी का नाम नया है वीआई। सो दिस इज द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वोडाफोन एंड आइडिया। देर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल लाइक मारुति एंड सुजुकी जो ओल्डेस्ट वन है। मारुति इज एन इंडियन ब्रांड एंड सुजुकी इज जापानीज ब्रांड। तो मारुति और सुजुकी दोनों मिलकर एक कंपनी बनती है जिसका नाम है मारुति सुजुकी। सो आई होप योर अमालगमेशन आइडिया इज वेरी क्लियर। सेकंड इज एब्जॉर्प्शन, जिसे हम कहते हैं समावेश। एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, तो सपोज कंपनी एक्स कंपनी वाई को टेक ओवर करती है और जो कंपनी नई क्रिएट होती है उसे एक्स ही कहेंगे। कंपनी एक्स टेक ओवर वाई और कंपनी एक्स एब्जॉर्ब वाई और एक नई कंपनी बनती है जिसे हम एक्स कहते हैं। यानी कि अगर हम एक कंपनी है जो अच्छी खासी पावरफुल है असेट्स और लायबिलिटीज़ में, और दूसरी कंपनी को वो परचेज कर सकती है, उस कंडीशन में है, तो वो दूसरी कंपनी को परचेज कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन वो अपना ही नाम कैरी फॉरवर्ड करती है जिसके अंदर वाई इन्वॉल्व है। इसकी तरह नहीं कि एक नए नाम से ही कंपनी स्टार्ट करती है। हम जिस चैप्टर को अभी पढ़ेंगे उसका नाम है अमालगमेशन, संयोजन। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं अमालगमेशन ऑफ अकाउंट्स। मैं सीधा ही आपके सम के पॉइंट ऑफ व्यू से आती हूँ। सम्स आपके काफ़ी लेंदी होंगे और 70 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपको सम्स की प्रोसेस भी काफ़ी लंबी होगी। तो शुरुआत करते हैं द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ अमालगमेशन। अमालगमेशन का कोई भी स्टेप होगा, कोई भी सम होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा पीसी, परचेज कंसिडरेशन। सीधी सादी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं परचेज प्राइस। अगर आप कंपनी एक्स है या कंपनी वाई है, आप तीसरी कंपनी नहीं बनती है, फिर भी आपको एक्स और वाई की परचेज प्राइस तो डिसाइड करनी ही पड़ेगी टू क्रिएट अ न्यू कंपनी। तो जो परचेज प्राइस हमें डिसाइड करनी होती है वो 2 मेथड से होती है। पहली मेथड का नाम है नेट एसेट्स मेथड और दूसरी मेथड का नाम है कंसिडरेशन मेथड। तो वी विल स्टार्ट विद द नेट एसेट मेथड, देन आई विल एक्सप्लेन यू कंसिडरेशन। नेट एसेट मेथड मतलब चोखी मिलकतनी पद्धति। नेट एसेट मेथड में कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, तो मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट्स लिखे हैं, शॉर्ट्स में लिखे हैं और आपको मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ। नंबर 1, एट एग्रीड वैल्यू, यानी कि एक्स वाई अमालगमेट होते हैं तो एक्स की अगर असेट्स लेते हैं तो वो असेट्स या फिर लायबिलिटीज कौन सी वैल्यू पे लेते हैं, तो एग्रीड वैल्यू, यानी कि जिस वैल्यू पे हम सहमति दिखाते हैं। फॉर एन एग्जांपल आपके बुक में कहा हो कि भाई लैंड की वैल्यू अब 5 लाख रुपए लेनी है, तो आपकी पुरानी बैलेंस शीट में लैंड अगर 4 लाख की है तो भी आप 5 लाख ही लेंगे। या फिर आपसे ये कहा होगा कि नए बैलेंस शीट में लैंड 10% स्ट्रेट लाइन डेप्रिशिएशन से कैलकुलेट करनी है, यानी कि 10% सीधी लिटीनी पद्धति घसारो गणवानो छे। सो इट मीन्स दैट कि आपको अब जो लैंड की वैल्यू आप लेंगे तो उसमें 10% डेप्रिशिएशन कट करने के बाद लेंगे। इट मीन्स दैट जो कहा है, एग्री हुए हैं जिस बात पे, उस बात पे हमें असेट्स या लायबिलिटीज लेनी है। सेकेंड, एट बुक वैल्यू, इफ एग्रीड वैल्यू इज नॉट गिवन, अगर आपको कुछ कहा ही नहीं है कि कौन सी असेट कौन सी वैल्यू पे लेनी है, ये करना है या नहीं करना है, लेकिन असेट्स या लायबिलिटीज लेनी तो है, लेना है ये कह दिया, पर क्या करना है, कैसे लेना है वो नहीं दिया है। तो आपको खास ध्यान रखना है कि जो भी बुक वैल्यू है उसे ले लेना है, फिर सोच में नहीं रहना है कि कौन सी वैल्यू ले। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फिक्टिशियस असेट्स एंड इंटेंजिबल असेट्स।
फिक्टिशियस असेट नहीं लेनी है। पुरानी बैलेंस शीट में जितनी भी फिक्टिशियस असेट यानी कि अवास्तविक मिलकतों जो भी दिए हैं वो नहीं लेने। अब ना व्हाट इज़ अवास्तविक मिलकत और फिक्टिशियस असेट, तो मैंने यहाँ पे 5 लिखे हैं, आपके सब में इन्हीं 5 में से 1, 2, 3 होंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस प्राथमिक खर्चा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जाहिरात उपलक खातु, डिस्काउंट ऑन शेयर्स और डिबेंचर्स शेयर्स અને डिबेंचर पर वटाव, अंडर राइटिंग कमीशन कमीशन जो हम करते हैं वो अंडर राइटिंग कमीशन, पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस यानी कि उधार बैलेंस, उधार बाकी, नफा नुकसान खाता नहीं। सो ये 5 आपके मोस्ट आस्किंग फिक्टिशियस असेट है इन योर सम। आपके अमालगमेशन के जो सम्स आते हैं उसमें यही इसी 5 में से 2-3 होते हैं। इसे हम नहीं लेंगे। कब नहीं लेंगे? जब हम परचेज प्राइस कैलकुलेट करेंगे तब हम अवास्तविक मिलकत यानी कि फिक्टिशियस असेट्स को नहीं लेंगे ध्यान में, उसे स्किप करेंगे। फिक्टिशियस असेट क्या है? तो फिक्टिशियस असेट वर्ड असेट यूज होता है पर एक्चुअली ये सारे आपके खर्चे हैं जिसे हम ईयर बाय ईयर राइट ऑफ करते हैं। हम उसे लखीवाड़ू गुजराती में राइट ऑफ करते हैं। फिक्टिशियस असेट को हम एक ही साल में पीएनएल अकाउंट में अगर दिखाएं, क्योंकि ये आपके खर्चे हैं, एक्सपेंस है, तो आपको लॉस दिखा सकता है या फिर आपका प्रॉफिट बहुत हद तक कम हो जाएगा, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी काइंड ऑफ बैड इमेज फॉर द कंपनी। तो कंपनी क्या करती है कि फिक्टिशियस असेट, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो हम क्यों बनाते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट? तो हमारा बहुत बड़ा जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है उसे हम पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे नहीं दिखाएंगे, हम उसे बैलेंस शीट में असेट साइड पर फिक्टिशियस असेट के हेडिंग में दिखाएंगे। धीरे धीरे हम उसे राइट ऑफ करते जाएंगे ताकि एक टाइम के बाद ये फिक्टिशियस असेट यानी खर्चा है जो वो पूरी तरह खत्म हो जाए। ओके, सो डायरेक्टली गिविंग इन द एंट्री इन द पीएनएल अकाउंट हम क्या करते हैं, उसे राइट ऑफ करते हैं। लेकिन हमारे अमालगमेशन के लिए हमें इतना याद रखना है कि हमें फिक्टिशियस असेट परचेज प्राइस कैलकुलेट करते वक्त नहीं लेने हैं। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट आप सब जानते हैं, जो दिखती नहीं है वो असेट गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। जनरली आपके पास गुडविल होगा पुराना, पुरानी बैलेंस शीट में दिया हुआ इंटेंजिबल असेट, वो भी ध्यान में नहीं लेना है, जस्ट लाइक फिक्टिशियस असेट। नंबर 5 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। रिजर्व्स से आप ज़्यादा जानते हैं इसको, गुजराती में अनामत અને વધારો। इंटेंजिबल असेट मतलब अदृश्य मिलकतों। तो अनामत अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जितना भी अनामत या रिजर्व्स दिया है आपकी पुरानी बैलेंस शीट में, हम उसे भी ध्यान में नहीं लेंगे, हम उसे एज ए लायबिलिटी कंसिडर नहीं करेंगे। कौन कौन से रिजर्व है? मोस्ट पॉसिबल जितने भी रिजर्व आपके सम्स में आ सकते हैं मैंने लिख दिए हैं। जनरल रिजर्व, सामान्य अनामत, कैपिटल रिजर्व, मुड़ी अनामत, डिबेंचर रिडम्पशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कर्मचारी राहत भंडोळ, इंश्योरेंस फंड एंड पीएनएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। बैलेंस याद रखना, एज अ fictitious asset it is a debit balance, and as a undistributed profit reserve it will be a credit balance. So these are your reserves. ये liability के तौर पे डिडक्ट नहीं होंगे, इसको हम स्किप करेंगे। नंबर 6 पे लायबिलिटीज, जो भी लायबिलिटीज हैं वो हम लेंगे पर असेट में से माइनस करेंगे। कौन कौन सी लायबिलिटीज हो सकती है? तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब तो आप जानते हैं। उसके अलावा वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, पेंशन फंड, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब हमारी लायबिलिटीज हैं जिसे हम लेंगे। नंबर 7 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज जब आपसे कहा गया व्हेन इट इज सेड दैट ओनली असेट्स आर टेकन ओवर, आपको सब में लिखा हो कि कंपनी ए इज टेकिंग ओनली असेट्स ऑफ बी, सो कंपनी ए और बी के सिर्फ असेट्स ही लेने हैं, तो इन दैट केस आप सिर्फ असेट्स ही लेंगे, लायबिलिटीज नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपके सब में ये कहा गया कि टेक द होल बिजनेस, यानी कंपनी ए कंपनी बी का पूरा बिजनेस ले रही है या फिर हमें ए और बी के सारा बिजनेस ले लेना है, सो व्हेन दे हैव यूज्ड द वर्ड होल बिजनेस लाइक दिस, तो हियर यू हैव टू टेक एसेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ। आपको असेट्स और लायबिलिटीज दोनों लेने हैं। ओके, सो दिस 7 पॉइंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मैंने शॉर्ट आउट करके रखे हुए हैं, आपको ये 7 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं टू डिसाइड टू कैलकुलेट द परचेज प्राइस। और हर एक सम की शुरुआत ही परचेज प्राइस कैलकुलेट करने से होगी। दूसरी मेथड का नाम है कंसिडरेशन मेथड, ये रही। नेट एसेट मेथड में असेट्स और लायबिलिटीज लेते, कंसिडरेशन मेथड में हम परचेज प्राइस को कैसे पे करते हैं वो दिया होता है, यानी कि आपको परचेज प्राइस दे दिया है और उसको किस तरह से पे करना है वो दिया है। तो जो परचेज कंसिडरेशन या फिर परचेज प्राइस हम डिसाइड करते हैं, यानी कि कंपनी ए डिसाइड करती है कंपनी बी को खरीदना, तो कंपनी बी की सपोज परचेज प्राइस डिसाइड करी 500 रुपये, तो 500 रुपये किस तरह से पे करेंगे? कैश देंगे, बैंक का चेक देंगे, शेयर्स देंगे, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, क्या देंगे? तो वो आपके क्वेश्चन में लिखा होगा। 500 रुपये इज अ वेरी नॉमिनल अमाउंट, कंपनी का एक्चुअली परचेज प्राइस तो बहुत बड़ा होता है, तो कैश और बैंक से देना पॉसिबल ही नहीं है। एंड दैट इज द रीजन परचेज कंसिडरेशन को पे करने के लिए इतनी सारी चीज़ों की यूज़ हो सकती है।
इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, कैश और बैंक। तो दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन मेथड। जब आप ये डिसाइड कर लें कि आपकी परचेज प्राइस क्या है और साथ में आप ये डिसाइड कर लें कि आपकी पेमेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो परचेज कंसिडरेशन एंड नेट एसेट दोनों का डिफरेंस गुडविल होता है। जब आप ज़्यादा अमाउंट पे करने के लिए तैयार होते हैं, आप कंपनी ए को ज़्यादा भाव से खरीदने के लिए तैयार होते हैं, उसकी नेट एसेट से ज़्यादा भाव से, तो हमें गुडविल होती है। गुडविल क्या है? असेट से प्लस पॉइंट है। क्यों प्लस पॉइंट है? बिकॉज यू आर रेडी टू गिव मोर मनी, बिकॉज कंपनी का बिजनेस जो जिसे आप खरीद रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है। सेम थिंग कैपिटल रिजर्व, बट इसका ऑपोजिट। कैपिटल रिजर्व क्या है? जब आप सामने वाले के बिजनेस की असेट से कम प्राइस डिसाइड करते हैं, यानी कि सपोज उसकी नेट एसेट की वैल्यू होती है 1 लाख रुपए, परचेज प्राइस डिसाइड होती है 80,000 रुपीज़, तो इसका मतलब 20,000 कैपिटल रिजर्व है। गुडविल इज गुड इमेज ऑफ अ कंपनी, कि भैया कंपनी की इमेज, कंपनी की रेपुटेशन ऐसी है कि आप उसकी परचेज प्राइस ज़्यादा डिसाइड करते हैं। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर परचेज प्राइस एंड नेट एसेट्स, एंड दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि भाई परचेज प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं वो। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आई विल स्टार्ट अ सम, और जहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी कि परचेज प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे पे करते हैं। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।